यूथ कॉन्क्लेव 2.0 का आगाज हुआ है। इंदौर के बता दें कि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा और इसके साथ ही निवेश और नवाचार का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में तकनीकी विकास और निवेश की नई उड़ान देने की तैयारी हो चुकी है। इंदौर के कन्वेंशन सेंटर में आज बता दें कि मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह कॉन्क्लेव राज्य में निवेश और नवाचार के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान देश विदेश से आए उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनाना है। कार्यक्रम में डॉन टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों पर गहन चर्चा होगी। विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और स्टार्टअप अवसरों पर अपने विचार साझा करेंगे। राज्य सरकार का फोकस इस कॉन्क्लेव के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मध्य प्रदेश को डिजिटल इंडिया मिशन का अहम केंद्र बनाना है। इस आयोजन में विभिन्न उद्योग समूह, नीति निर्माता, स्टार्टअप फाउंडर और इसके साथ ही टेक एक्सपर्ट शामिल होंगे। और इसके साथ ही उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। जहां टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे निवेश के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसका आज से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम मोहन यादव करेंगे। देवास से बड़ी खबर है, जहां सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम मोहन यादव किसानों को तोहफा देंगे। 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसानों के लिए वरदान बनी है भावांतर योजना। लाख किसानों के खातों में राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि सीएम मोहन यादव आज किसानों के खातों में बता दें कि भावांतर योजना का पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.33 लाख किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। ऐसे में जिन किसानों ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की फसल बेची थी, उन्हें यह पैसा मिलने वाला है। सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में भी योजना का पैसा ट्रांसफर करने पर सहमति बन गई है। ऐसे में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के एमएसपी का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों के अतिरिक्त 1300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। और इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम मोहन यादव का किसानों को बड़ा तोहफा देखने को मिलेगा, जहां बता दें कि इससे काफी ज्यादा लाभ अब किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रिलायंस ग्रीन एनर्जी कंपनी द्वारा भोपाल, इंदौर और सताना में नवनिर्मित 3 बायोगैस प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हरित ऊर्जा आज की जरूरत है और इसके साथ ही समेकित ऊर्जा उत्पादन पद्धति से हम देश और प्रदेश को स्वच्छ, हरित और उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी और सहयोग से हम मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा का हब बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर बता दें कि टीएसएफ कंपनी के पदाधिकारियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के अवसरों पर भी विचार विमर्श हुआ। टीएसएफ समूह से बता दें कि पीथमपुर में लगभग 950 रुपए की लागत से बता दें कि 71,200 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली बीओपी और सीपीटीसी फिल्म निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति भी मिलती हुई नजर आएगी।
राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण पर केंद्रित नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में बसती है और उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब सरकारी नीतियों के साथ सामाजिक संस्थाएं भी सक्रिय रूप से जुड़े। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर कुंवर सिंह, विजय शाह, कृष्णा गौर सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूं, मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले इस संसार के उथल पुथल से अलग हटकर के अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ करके भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते लेकिन विजय शाह जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब है। जो आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय भैया के कार्यक्रम में जाता हूं तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना, मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए, और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे लाकर के आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी वह सब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूं, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयां बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जाकर के हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था,
तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है, उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है, और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है। आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीजों के अंदर की कठिनाइयां समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना, मैं जल्दी जा रहा हूं। मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलंब से इसकी क्षमा भी चाहता हूं, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे। जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए, इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की। उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गठित प्रदेश समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के साथ बता दें कि चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमन सिंगार और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और समिति के अध्यक्ष वर्मा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा उत्पन्न खामियां, तकनीकी समस्या और कांग्रेस जनों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने की रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। करना बड़ा आसान है कि आप गूगल पे आप अपना नाम डालते हैं और आपके बारे में जानकारी आ जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने आम वोटर की वोटर लिस्ट का सर्च इंजन बंद कर रखा है। आम व्यक्ति अपना नाम उसमें सर्च नहीं कर सकता। तो क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग चोरी नहीं कर रहा, वोट चोरी? चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के अंदर अगर आप अपना नाम सर्च करना चाहते हो डाउनलोड करके, तो उसके अंदर कोड बदल दिए गए। नाम तो बड़ी मुश्किल से सर्च होता है, कोड और कुछ बताते हैं, नाम ऊपर और कुछ आता है पेस्ट करने पे। तो ये पूरे देश और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर गड़बड़ी हो रही है। फॉर्म हर जिले के हर विधानसभा में नहीं बांटे जा रहे। जो बांटे गए तो नाम के, अगर कहीं विधानसभा में 3 लाख वोट है तो 30,000 40,000 फॉर्म बांटे गए, बाकी लोगों को फॉर्म अभी तक नहीं बांटे। तो चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर पूरी समीक्षा करना चाहता है एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करी, लेकिन बगैर फोटो की वोटर लिस्ट जारी की। वोटर लिस्ट आपको विद फोटो देने में क्या परेशानी? तो ये सब गड़बड़ियां हैं, बड़े स्तर की गड़बड़ी है, प्रदेश और देश स्तर की गड़बड़ियां हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग से अच्छा गूगल सर्च इंजन है जिसके अंदर आप आपके नाम से बारे में जानकारी सर्च कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की में आप आपका वोटर आप अपना नाम सर्च नहीं कर सकते हो। ये देखो, बड़ा मध्य प्रदेश अजब और गजब है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सीधे सीधे ये मध्य प्रदेश के अंदर वोट चोरी की जाए। एसआईआर को लेकर जो बीएलए नियुक्त किए हैं उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हम देने जा रहे हैं। और चूंकि शासन का, निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो हर लिस्ट 2003 की भी अवेलेबल कराए आम बीएलएस को जो हमारे पार्टियों के हैं, और 2000 आज के रिसेंट 24 की भी अवेलेबल कराए। ये हम लिखित में भी आज चुनाव आयोग को हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। 2003 की आधार पर जिनका बर्न हुआ है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उनके माता पिता का, उससे पहले का जो प्रोसेस है उसको लेकर सारे
एविडेंस बीएलए को भी दिए जाए, सारे दस्तावेज बीएलए को भी दिए जाए, ये भी हम इसमें एक मांग करते हैं। और साथ ही साथ लगातार जो अनियमितता आई है उसमें शासन पूरा लगकर सुधार करे, मैं समझता हूँ ये उसका दायित्व है। और चूंकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस सजग है, एक भी देशभक्त नागरिक का वोट हम कटने नहीं देंगे, बीजेपी के षड्यंत्र को निस्तामुत करेंगे। कांग्रेस पार्टी अलर्ट है, सजग है। आज प्रभारी जी आए थे हमारे दिल्ली से इसी काम के लिए। मैं खुद सारे जिलों में जाकर इसके जन जागरण की बात, प्रभारी जी, हमारे सीएलपी के नेता, हमारे वरिष्ठ जन, सब लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है। 1000 से ऊपर ब्लॉकों में हर नेता इस पूरी एसआईआर के पूरी जितना समयबद्ध 2 महीने हैं, मतलब 9 दिसंबर से जो आगे का जनवरी आएगी 9, तब तक दावे आपत्ति के टाइम पे हमें जिस ब्लॉक का काम दिया उस ब्लॉक में हम सब रहना है, तैनात रहना है। किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं हो, कांग्रेस पार्टी का दायित्व। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले में चोरी हुई है और इसके साथ ही चोरों ने सोने चांदी के जेवर और गाड़ियां पार्क की हैं। पति के इलाज के लिए केरल गई थी अलका सिंह और 4 बता दें कि डिप्टी कलेक्टर का बंगला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी कलेक्टर के घर पर चोरी हुई है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। इसके साथ ही बता दें कि सोने चांदी के जेवरात लूटे गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि अपने पति के इलाज के लिए बता दें कि कहीं गई हुई थी अलका सिंह। इस दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया है। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गाड़ियां पार्क की गई हैं और इसके साथ ही पति के इलाज के लिए केरल गई हुई थी अलका सिंह, जिस दौरान बता दें कि चोरों ने उनके घर पे इस वारदात को अंजाम दिया है। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के घर पे चोरी हुई है और इसके साथ ही बता दें कि सोने चांदी के जेवरात और कुछ नगद चुराए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि पति के इलाज के लिए केरल गई थी अलका सिंह, जिस दौरान चोरों ने उनके बंगले को अपना निशाना बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले पे चोरी हुई है और इसके साथ ही पति के इलाज के लिए केरल गई थी अलका सिंह, जिस दौरान चोरों ने उनके बंगले को अपना निशाना बनाते हुए बता दें कि सोने चांदी के जेवरात और इसके साथ ही नगद और कुछ गाड़ियां बता दें कि चुराई हैं और इसके साथ ही पूरे मामले में आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी और जल्द ही अहम खुलासे होने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले पर चोरी हुई है। खबर बुरहानपुर से है, जहां हकीमी अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। मृतका बता दें कि ग्राम जैनाबाद की रहने वाली थी और उसका परिवार बीजेपी से जुड़ा होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष मनोज माने और सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने अत्यधिक डोज दी, जिससे महिला की मौत हो गई। उनका यह भी कहना है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई है और मुख्य चिकित्सक रैना बोहरा भी जिला अस्पताल में मौजूद थी। यहाँ जिस तरह से जो सभी लोग एकत्रित हुए, क्या मामला है और किस तरह के न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे गांव के भी और हमारी पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ता ये हमारे परिवार के हैं। गेंदालाल भाई चौहान, इनकी बहू को कल सुबह से हकीमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया था और 2 बजे के समथिंग उनका किसी विषय के ऊपर ऑपरेशन वगैरह था। उसी ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। मुझे कॉल आया कि गेंदालाल भाई का कि मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैं पहुंचा, हमारे कुछ साथी भी वहाँ पहुँचे और वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक हमको आश्वासन देते रहे कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और 6 बजे के समथिंग उन्होंने हमें बता दिया कि पेशेंट की डेथ हो गई। ये पेशेंट हमारा घर से चलकर गया, अच्छी कंडीशन में गया और उसकी अचानक इस तरह से डेथ होना, ये हमारे और पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ये क्या परिस्थितियां बनी, ऑपरेशन के दौरान क्या स्थिति थी, यह कैसी तबीयत बिगड़ी, इसका जांच अच्छे से हो जाए और जांच के आधार पर यदि दोषी पाया जाता है हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट और वहाँ के डॉक्टर्स,
इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि केवल 22-23 साल की बच्ची, स्वस्थ बच्ची चलकर हॉस्पिटल जा रही है और वापसी में हम उसकी डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। इसकी जांच बहुत जरूरी। इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। जो भी हो, हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट है, जैसा भी हो, उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाए, जांच हो जाए और जांच में जो भी चीज निकलती है उसको सख्त कार्रवाई। लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग है। लापरवाही है, क्या आरोप है? क्या लग ही रहा है ना ऐसा? पेशेंट स्वस्थ पेशेंट वहाँ जा रहा है, चल कर जा रहा है। रेहाना बोहरा सरकारी डॉक्टर है, वो जिला अस्पताल में सेवाएं दे रही थी जिस समय वहाँ इलाज बताया गया है। तो एक डॉक्टर 2 जगह कैसे इलाज कर सकता है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर ये सारी जांच के आधार पर आएगा और हम भी यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो। कल एक जैनाबाद की महिला है वैष्णवी नाम की, जिनकी ऑपरेशन हकीमी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई थी। तो उसमें परिजनों के द्वारा शंका जाहिर करी गई है उनकी इलाज के दौरान लापरवाही बरतने की। तो उस संबंध में मर्ग कायम करके पीएम करवा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी पैनल महिला डॉक्टर का पैनल कर रहा है पीएम, और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में जो आएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई? अब दोषी पाए जाएंगे तो जो वैधानिक कार्रवाई है कानूनन, वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें मर्ग कायम हुआ है अभी, तो जांच रिपोर्ट और कथनों के आधार पर जो भी आएगा उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि महिला जो डॉक्टर है, रेहाना बोहरा, वो सरकारी डॉक्टर है। जिस समय इनको इलाज के लिए वहाँ बुलाया गया था, वो अपनी ड्यूटी जिला अस्पताल में दे रही थी। तो फिर वहाँ इलाज किसने किया? मतलब ये हो रहा है, मतलब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनके क्या नियम है इसकी मेरे को जानकारी नहीं होता। हॉस्पिटल से ही पता करना पड़ेगा कि सरकारी है, बाहर जा सकते नहीं जा सकते, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। ये जो हकीमी हॉस्पिटल है, पिछले अप्रैल माह से वहाँ इलाज चल रहा था उस बेटी का, बहू का, और पिछले 3 ऑपरेशन हो चुके थे। गर्भाशय का ऑपरेशन था और सुबह 8 बजे से कल वो लेकर गए हैं और लगभग 12 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर में उसको दाखिल कर दिया गया था। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर रेहाना बोहरा जी वो तो 2-2:15 बजे तक यहाँ शासकीय अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहे थे। तो वहाँ ऑपरेशन किसने किया? वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी वहाँ उपस्थित नहीं थे। मेरी जहाँ तक जानकारी है और मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे चौहान परिवार को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया है, या तो इंटरनल गर्भाशय की ऐसी कोई नस को काट दिया जिससे ब्लड ज्यादा बह गया। क्योंकि ये बता रहे थे कि दूरबीन का ऑपरेशन है, लेकिन दूरबीन के ऑपरेशन में कहीं भी ब्लड नहीं निकलता। तो मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और ऐसे जो दलाली तरीके से दुकानें खोल के बैठे हैं, ढेर सारे ऐसे अस्पताल है जो कि केवल व्यवसाय के लिए, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं होते हैं, बेहोश करने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए निरंतर ऐसे बड़े बड़े अस्पताल खोल दे रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। क्या आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? ये पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद अगर उसमें पाया गया तो उस अस्पताल को सील किया जाए और ये दोनों ही बोहरा दंपत्ति को वहां एफआईआर करने के बाद जेल भेजा जाए। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना।